मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको फंडामेंटल टॉपिक क्लियर करा दिए थे। ये इस वीडियो में हम चैप्टर वाइज सेशन को स्टार्ट करेंगे और मैंने चैप्टर में सबसे पहला जो टॉपिक लिया है उसका नाम है राष्ट्रीय आय। इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। इस चैप्टर में हम सबसे पहले आपको पढ़ाएंगे कि आय क्या होती है, फिर राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं बताएंगे, फिर राष्ट्रीय आय को मापने के लिए जो 4 अवधारणाएं हैं जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी, उसका क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे। आफ्टर दैट हम देखेंगे कि राष्ट्रीय आय को मार्केट प्राइस पे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, फैक्टर कॉस्ट पे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, राष्ट्रीय आय की गणना कांस्टेंट प्राइस पर कैसे की जाती है, करंट प्राइस पर कैसे की जाती है। फिर हम आपको बताएंगे कि जो इंडियन इकोनॉमी है उसको 4 सब सेक्टर में क्या डिवाइड किया जाता है, जैसे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, क्वार्टरनरी सेक्टर। इन सेक्टर के महत्व को समझते हुए साथ ही साथ देखेंगे कि इनमें कौन से सब सेक्टर को शामिल किया जाता है। फिर हम आगे जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे उसमें हम कुछ और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे, जैसे पर कैपिटा इनकम क्या होती है, डिस्पोजेबल इनकम, नॉमिनल इनकम, रियल इनकम, और साथ ही साथ में एक बहुत ही जो अंडरस्टैंडिंग करने वाला टॉपिक है वो ये है कि जीडीपी वर्सेस जीएनपी, कि जीडीपी ज़्यादा महत्वपूर्ण है या जीएनपी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आफ्टर दैट हम एक करंट का टॉपिक इसमें जो ऐड हुआ है वो जीवीए के बारे में हम पढ़ेंगे। इस टॉपिक को हम स्टार्ट करें उससे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि इस टॉपिक से यूपीएससी किस तरीके के प्रश्न बनाता है। इसमें 2 तरीके से प्रश्न बनते हैं। एक आपको कॉन्सेप्ट बेस प्रश्न बनेंगे, जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि जीडीपी की अवधारणा क्या है, जीएनपी की अवधारणा क्या है, पर कैपिटा इनकम की अवधारणा क्या है, यानी अवधारणा मतलब डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है, फॉर्मूला पूछा जा सकता है। साथ ही साथ में अभी नया कंसेप्ट जो जीवीए का ऐड हुआ है, ग्रॉस वैल्यू एडेड का, उसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरीके की चीज़ें आपसे अवधारणा के आधार पर या कंसेप्ट बेस पर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इसी के रिस्पेक्ट में अगर हम डेटा के बारे में बात करें तो इस तरीके के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि जीवीए में कौन से सेक्टर का कितना प्रतिशत कंट्रीब्यूशन है, यानी प्राइमरी सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, सेकेंडरी और टर्शियरी कितना कंट्रीब्यूट कर रही है। इस तरीके के डेटा से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक और आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्तमान मूल्यों में पर कैपिटा इनकम क्या चल रही है। तो इस तरीके से आपसे कॉन्सेप्ट और डेटाबेस दोनों ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को पढ़ना। तो हम यहाँ पर सबसे पहले जो हम यहाँ पर पढ़ना शुरू करेंगे उसमें हमने जैसे लिखा हुआ है कि पहले हम इनकम के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, फिर उसके बाद में राष्ट्रीय आय के बारे में, और उसके बाद में हम उसकी चारों संकल्पनाओं के बारे में पढ़ेंगे। जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं उससे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि इनकम ही क्या होती है, आय क्या होती है। अगर मैं सामान्य शब्दों में आपसे प्रश्न कहूँ तो आय क्या होती है, तो शायद आप इस तरीके से जवाब देंगे कि किसी काम के बदले में जब हमें धन की प्राप्ति होती है तो वो हमारी इनकम कहलाती है। ये सामान्य भाषा में हम इस तरीके का जवाब दे सकते हैं। लेकिन जब हम इकोनॉमिकल एस्पेक्ट में आय क्या होती है इसका रिप्लाई करें तो इसके लिए जो परफेक्ट टर्मोलॉजी हम यूज़ कर सकते हैं वो ये यूज़ करेंगे कि इनकम 2 तरीके से प्राप्त की जाती है, गुड्स का प्रोडक्शन करके प्लस सर्विस का प्रोडक्शन करके। यानी कि आप किसी वस्तु का उत्पादन करें या आप सेवा किसी को दें, उन दोनों के बदले में जो हमको मनी, इन दोनों के बदले में जो हमें मनी वैल्यू प्राप्त होती है वही मनी वैल्यू हमारे लिए इनकम कहलाती है। तो आर्थिक आधार पर अगर पूछा जाए कि आय क्या होती है तो हम सिंपल सा ये कह सकते हैं कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के बदले में प्राप्त धनराशि ही आय होती है। तो ये तो बात हो गई इनकम क्या होती है। अब बात कर लेते हैं कि राष्ट्र की आय क्या होती है। एक कंट्री
इस फॉर्मूले में मैंने स्पष्ट किया है कि एक देश एक वित्तीय वर्ष में जितनी भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करता है उसका जो मूल्य होता है उसे जब हम जोड़ लेते हैं तो एक बहुत बड़ा अमाउंट हमें देखने को मिलेगा, जो एक बहुत बड़े अमाउंट की प्राप्ति होगी वही अमाउंट हमारे देश की राष्ट्रीय आय होगी। यहाँ अगर जो महत्वपूर्ण शब्द है वो है फाइनेंशियल ईयर और फाइनल गुड एंड सर्विस। सबसे पहले हम यहाँ फाइनेंशियल ईयर को हिंदी में वित्तीय वर्ष कहते हैं। इसका राष्ट्रीय आय से क्या कनेक्शन है इसे समझ लेते हैं। जब भी हम आय की बात करते हैं तो उसके साथ समय यानी टाइम को हमेशा जोड़ के बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कहते हैं कि हम 50,000 रुपये पर महीना कमाते हैं, हमारे 5 लाख 6 महीने की इनकम है, सालाना हमारा 15 लाख का पैकेज है। तो आप देख रहे होंगे कि जब भी आप आय का जिक्र करते हैं तो उसके साथ हम समय अवधि को भी अवश्य बोलते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी राष्ट्र की आय के बारे में बात की जा रही है, इस वजह से ये ज़रूरी हो जाता है कि हम उसको समय अवधि के साथ जोड़ें। और क्योंकि हम राष्ट्र की आय की बात कर रहे हैं तो ये एक वृहद कंसेप्ट है, तो यहाँ पर महीने की आय या 6 महीने की आय या की बात नहीं करेंगे, यहाँ डायरेक्ट हम पूरे सालाना आय की बात करेंगे। इसलिए वो जो सालाना आय है उसके लिए इकोनॉमिकल एस्पेक्ट में जो टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है उसे फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। यहाँ ये भी बात करते चलते हैं कि हमारे यहाँ का फाइनेंशियल ईयर, इंडियन इकोनॉमी का फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक माना जाता है। यही कारण है कि इकोनॉमिकल एस्पेक्ट में आप हमेशा जो वर्ष लिखे जाएंगे, जैसे आप बजट देखते हैं तो उसमें लिखा जाएगा जो बजट 2020-21 आया है, कभी भी सिंगल ईयर नहीं लिखते, हमेशा 2 साल जो है एक साथ करके लिखते हैं। बजट 2020-21, बजट 2019-20। इकोनॉमिक सर्वे की भी बात करेंगे तो लिखा होगा इकोनॉमिक सर्वे 2019-20। तो इसका मतलब है इकोनॉमिकल एस्पेक्ट में हमेशा ईयर 2 क्यों एक साथ बोले जाते हैं, इसके पीछे कारण ये है कि 2020 के 9 महीने और 2021 के 3 महीने दोनों को जोड़ लिया जाएगा तो 12 महीने हो जाएंगे और इस तरीके से फाइनेंशियल ईयर बनता है। इसी वजह से इकोनॉमिक्स में हमेशा 2 ईयर साथ में लिखे जाते हैं। और आप देखेंगे कि भिन्न भिन्न देशों के फाइनेंशियल ईयर अलग अलग हो सकते हैं। कोई जनवरी टू दिसंबर मान के चल सकता है, जैसे हम लोग अप्रैल टू मार्च मानते हैं। ऐसे कई देश हैं जहां पर अलग अलग फाइनेंशियल ईयर हो सकते हैं, वो अपनी सुविधा के आधार पर फाइनेंशियल ईयर डिसाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें जानना ये महत्वपूर्ण है कि भारत का फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि तक के लिए है। अब यहाँ पर मैंने यहाँ लिखा है फाइनल गुड एंड सर्विसेज। हमने अपने फंडामेंटल के टॉपिक में आपको फाइनल गुड्स और इंटरमीडियरी गुड्स के बारे में पढ़ाया था, और जब हम आपको वो पढ़ा रहे थे तो उस समय हमने वहाँ क्लियर किया था कि जो इंटरमीडियरी गुड्स होती है उनके प्राइस ऑलरेडी फाइनल गुड्स में जुड़े होते हैं। इसलिए राष्ट्रीय आय की गणना करते समय हम कभी भी मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल नहीं करते। अगर आप ऐसा करते हैं, मध्यवर्ती वस्तुओं को भी शामिल करेंगे तो एक ही वस्तु की गणना कई बार हो जाएगी, जिससे हमारे राष्ट्रीय आय के आंकड़े ऑथेंटिक या साइंटिफिक नहीं माने जाएंगे। इसलिए हमेशा राष्ट्रीय आय की गणना करते समय अंतिम वस्तुओं को ही शामिल किया जाता है। और सर्विसेज जितनी भी होती हैं वो अंतिम ही होती हैं। सर्विसेज लाइक जैसे आप डॉक्टर की सेवा दे रहे हैं, इंजीनियर हैं तो आप सेवाएं दे रहे हैं, आप प्रशासन में आते हैं तो प्रशासनिक सेवाएं दे रहे हैं, तो इन तरीके की जो सेवाएं होती हैं वो सब अंतिम ही होती हैं। इसलिए अगर एक सामान्य भाषा के आधार पर अगर हम राष्ट्रीय आय को डिफाइन करें तो ये फॉर्मूला बिल्कुल एक्सप्लेन करता है कि एक देश एक फाइनेंशियल ईयर में जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विस को उत्पादित करता है उन सबके मौद्रिक मूल्य जो उसका कीमत है उसको जोड़ लिया जाए तो जो एक अमाउंट हमें प्राप्त होगा वो अमाउंट ही उस देश की राष्ट्रीय आय कहलाएगी। और फाइनेंशियल ईयर हमारे देश का 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि का है और हम हमेशा राष्ट्रीय आय की गणना करते समय फाइनल गुड्स को ही शामिल करते हैं, क्योंकि अगर आप इंटरमीडियरी गुड्स को शामिल करेंगे तो दोहरी गणना हो जाएगी, जिससे हमारे राष्ट्रीय आय के आंकड़े गलत हो जाएंगे, यानी साइंटिफिक आधार पर ये गलत हो जाएगा। इस वजह से हम दोहरी गणना से बचने के लिए हमेशा फाइनल गुड्स को ही शामिल करते हैं और सेवाएं हमेशा अंतिम ही होती हैं। तो यहाँ पर हमने राष्ट्रीय आय की एक सामान्य परिभाषा देख ली। आगे स्टेप में हम यहाँ हमने
मीनिंग ऑफ इनकम पढ़ लिए, मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम पढ़ लिए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। इन अवधारणाओं में हम जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी के बारे में पढ़ेंगे। ये हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं, पहले इस प्रश्न का उत्तर ले लेते हैं, फिर हम एक एक करके इन अवधारणाओं को पढ़ेंगे। हम ये कॉन्सेप्ट इसलिए पढ़ने जा रहे हैं कि जो अभी हमने राष्ट्रीय आय की परिभाषा, एक सामान्य परिभाषा देखी थी फॉर्मूले में, उसमें दो प्रकार की कमियां मौजूद है। पहली कमी ये है कि उस डेफिनेशन में ये क्लियर नहीं किया गया कि एक देश कितने बड़े क्षेत्रफल को या कितने बड़े एरिया को अपनी टेरिटरी मानता है या अपना स्थान मानता है जहां पर वो वस्तु और सेवा का उत्पादन कर रहा है, यानी एक देश की टेरिटरी को क्लियर नहीं किया गया। दूसरी जो कमी उस परिभाषा में थी वो ये कि जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जा रहे हैं वो कौन लोग बना रहे हैं या किनके द्वारा उन वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, क्योंकि किसी भी देश में दो प्रकार के लोग रहते हैं, एक वहाँ के सिटीजन और वहाँ पर रेसिडेंट। ये टॉपिक भी हमने फंडामेंटल में पढ़ा था। सिटीजन जो यहाँ के नागरिक हैं और जो रेसिडेंट जो किसी दूसरे देश से यहाँ पर आकर रह रहे हैं। तो ये परिभाषा सिर्फ इतना बताती थी कि फाइनल गुड्स एंड सर्विस को ऐड करते हैं, लेकिन ये परिभाषा ये क्लियर नहीं करती थी कि इन फाइनल गुड एंड सर्विस को कौन उत्पादित कर रहा है। इन दोनों प्रश्नों का जवाब लेने के लिए हमको ये चारों अवधारणाएं पढ़नी होगी। तो एक एक करके हम इन अवधारणाओं को पढ़ना शुरू करते हैं। जो पहली अवधारणा हमने ली है वो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका शाब्दिक अर्थ क्या कह रहा है? ग्रॉस का मतलब होता है कुल या सकल, डोमेस्टिक का मतलब होता है घर में, प्रोडक्ट का मतलब होता है उत्पाद। यानी एक सामान्य भाषा में जीडीपी का मतलब हुआ घर के अंदर प्रोड्यूस होने वाले उत्पाद का टोटल ही जीडीपी कहलाता है। इसे हम फॉर्मूले में भी बना सकते हैं। इस फॉर्मूले को अगर ध्यान से देखा जाए तो इस फॉर्मूले में ये कहा जा रहा है कि एक देश एक वित्तीय वर्ष में अपनी घरेलू सीमा के अंदर जितनी भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करता है उसकी मनी वैल्यू को जोड़ लिया जाए तो वो मनी वैल्यू ही, ऐड की हुई मनी वैल्यू ही उस देश की जीडीपी कहलाएगी। यहाँ पर अगर हम देखें तो एक नए शब्द की एंट्री होती है, उसका नाम है डोमेस्टिक बाउंड्री। तो यहाँ पर हम ये भी क्लियर करते चले कि किसी भी देश की घरेलू सीमा कितनी बड़ी होती है, इसमें किन किन स्थानों को शामिल किया जाता है। तो किसी भी देश की डोमेस्टिक बाउंड्री में उसका लैंड एरिया शामिल होता है, उसका सी कोस्ट एरिया शामिल होता है और साथ ही साथ में उसका पॉलिटिकल एरिया भी शामिल होता है। इसे एग्जाम्पल से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया के रिस्पेक्ट में देखें तो इंडिया का जितना क्षेत्रफल है उसे शामिल करेंगे। भारत के दक्षिणी क्षेत्र में सी कोस्ट एरिया है तो 12 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र में ये भी हमारी डोमेस्टिक बाउंड्री में आएगा। और भारत की कोई पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं है। पॉलिटिकल बाउंड्री का मतलब ये होता है कि जिसका किसी अन्य देश में या किसी अन्य स्थान पर उसका राजनीतिक प्रभुत्व हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे चीन का राजनीतिक प्रभुत्व हांगकांग में चलता है, राजनीतिक प्रभुत्व तिब्बत में चलता है, तो ये सारे क्षेत्र चाइना के लिए पॉलिटिकल बाउंड्री कहलाएंगे। एक और एग्जाम्पल की तरफ अगर हम रुख करें तो आपने देखा होगा ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड है और उस पर जिसका कब्जा है वो यूरोप का एक देश है डेनमार्क। तो ग्रीनलैंड डेनमार्क का पॉलिटिकल बाउंड्री है।
अगर आप वर्ल्ड एटलस को कंसीडर करते हैं तो आप देखेंगे कई छोटे छोटे द्वीप में यूरोपियन कंट्रीज का इन्फ्लुएंस है। आप देखेंगे कि उनके ब्रैकेट के अंदर में आपको यूरोपियन कंट्री का नाम लिखा हुआ दिखेगा, यानी कि यूरोपियन कंट्रीज का उन छोटे छोटे आइलैंड में राजनीतिक प्रभुत्व है। तो इस तरीके के क्षेत्र वाले एरिया को भी किसी देश की डोमेस्टिक बाउंड्री में शामिल किया जाता है। और किन चीज़ों को किसी देश की डोमेस्टिक बाउंड्री में शामिल किया जाता है, तो उसमें एक देश के विश्व के जितने भी देशों को पानी के जहाज की सेवा या वायुयान की सेवाएं जहाँ जहाँ भी उपलब्ध कराता है, वो सारे स्थान भी देश की डोमेस्टिक बाउंड्री में आएंगे। यहाँ डोमेस्टिक बाउंड्री का मतलब आर्थिक रूप से है, यानी वो देश हमारे कब्जे में नहीं आएंगे, लेकिन हमारी वहाँ से आर्थिक यानी वहाँ से हमें रेवेन्यू जनरेट होगा। एग्जाम्पल से इसे भी समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि भारत से एक हवाई जहाज 100 यात्रियों को लेकर उड़ता है और वो अमेरिका के एयरपोर्ट पे जाता है, तो वो सेवाएं क्योंकि भारत ने उपलब्ध कराई है उन यात्रियों को, इस वजह से उससे मिलने वाला राजस्व भारत की जीडीपी में जुड़ेगा। लेकिन वो एयरपोर्ट भारत का नहीं होगा, लेकिन आर्थिक दृष्टि से डोमेस्टिक बाउंड्री में के आधार पर वो एयरपोर्ट हमारा होगा। इसी तरीके से अमेरिका का कोई प्लेन उड़कर मुंबई के एयरपोर्ट में उतरता है, तो उससे जो मिलने वाला राजस्व है वो अमेरिका की जीडीपी में जोड़ा जाएगा। तो डोमेस्टिक बाउंड्री यहाँ पर इकोनॉमिकल एस्पेक्ट में वर्क करती है, ना कि ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट में। तो किसी भी देश की डोमेस्टिक बाउंड्री में दूतावासों को भी शामिल किया जाता है। आप जानते होंगे जब हम विदेशों से संबंध प्रगाढ़ करते हैं या स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो हम उन देशों में अपने एम्बेसीज को स्थापित करते हैं, और जो एम्बेसडर वहाँ पर जाता है वो दोनों देशों के मध्य रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करता है। तो विदेशों में वो भी एक तरीके से सेवाएं ही दे रहे हैं, जो एम्बेसडर हैं वो देश को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो इस प्रकार से विदेशों में जितनी भी एम्बेसीज हैं वो सब भारत की डोमेस्टिक बाउंड्री में आएंगे, और इसी प्रकार भारत में जितनी भी विदेशों की एम्बेसीज हैं वो उन संबंधित देशों की डोमेस्टिक बाउंड्री में आएंगी। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि किसी भी देश की डोमेस्टिक बाउंड्री वृहद है, जबकि उसका भौगोलिक क्षेत्रफल बहुत छोटा हो सकता है, लेकिन वो आर्थिक दृष्टि से उसकी डोमेस्टिक बाउंड्री बहुत वृहद हो सकती है। इसी प्रकार से डोमेस्टिक बाउंड्री में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नाम पर जो हम अंतर्राष्ट्रीय समझौते करते हैं और वहाँ पर कोई यूनिट या इकाई की स्थापना करते हैं, तो वो क्षेत्र भी डोमेस्टिक बाउंड्री में के अंतर्गत आएगा। एग्जाम्पल से इसे भी समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत ने वेदर फोरकास्टिंग के उद्देश्य से दक्षिण गंगोत्री, भारती और मैत्री जैसे प्रोजेक्ट वहाँ पर लगाए हैं। तो क्योंकि वहाँ वो भी प्रोजेक्ट हमें सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं, क्योंकि मौसम संबंधी जानकारियाँ उपलब्ध करा रहे हैं, तो वो क्षेत्र भी हमारी डोमेस्टिक बाउंड्री के अंतर्गत आएगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जितने हमने डोमेस्टिक एरियाज को बताया, उन सारे डोमेस्टिक एरियाज में जिस प्रकार की भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होगा वो हमारी जीडीपी में शामिल होगी। कुल मिलाकर अगर एक शब्द में जीडीपी को समझा जाए तो जीडीपी में स्थान को प्राथमिकता दी जाती है, महत्व दिया जाता है, यानी स्थान महत्वपूर्ण होता है, और उस स्थान में बनने वाली जितनी भी फाइनल गुड एंड सर्विसेज हैं उनको हम अपनी जीडीपी में ऐड कर लेते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी जो अवधारणा है उसका नाम है एनडीपी। फुल फॉर्म है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब यहां आप ध्यान से देखेंगे कि जीडीपी और एनडीपी में सिर्फ फर्क जी और एन का है, यानी ग्रॉस और नेट का है। अदरवाइज डोमेस्टिक दोनों में सेम है, प्रोडक्ट दोनों में सेम है। तो यहाँ सिर्फ हम ग्रॉस और नेट के मध्य का अंतर देखेंगे। जो ग्रॉस में जब हम जीडीपी को जोड़ रहे थे तो हमने कहा था एक देश एक वित्तीय वर्ष में अपनी डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर जितनी भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करता है उसके मौद्रिक मूल्य को जोड़ लिया जाता है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब आप किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे होंगे तो आप कई सारी मशीनों का प्रयोग कर रहे होंगे, और मशीनों का प्रयोग करते करते
उन मशीनों में टूट फूट होगी और उसमें घिसावट भी होगी। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, यानी एक नेचुरल फिनोमेना है जो होगा ही होगा। यानी कि जीडीपी में से इस तरीके की टूट फूट को जब हम घटा देते हैं तो उसी के घटाने के बाद जो धनराशि शेष बचेगी उसी को ही हम एनडीपी कहेंगे। तो इसका भी फॉर्मूला देख लेते हैं। जीडीपी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दें तो जो शेष बचेगा उसी को ही हम यहाँ पर एनडीपी कहते हैं। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जब आप किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं और उत्पादन प्रक्रिया के दौरान आप जिन मशीनों का प्रयोग करते हैं उन मशीनों में जो टूट फूट और घिसावट होती है उसका एक मौद्रिक मूल्य होता है। उस मौद्रिक मूल्य को जब आप जीडीपी से घटा देते हैं तो जो शेष बची हुई धनराशि को ही हम एनएनपी कहते हैं। तो जीडीपी में से एनएनपी निकालने के लिए या जीडीपी में से एनएनपी की प्राप्ति करने के लिए डेप्रिसिएशन को माइनस किया जाता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर एनडीपी का कंसेप्ट समझ लिया। नए कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा जीएनपी। फुल फॉर्म है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो यहाँ देखने वाली बात है कि इसका फुल फॉर्म ये हुआ कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी राष्ट्र के द्वारा बनाए गए या राष्ट्रीय लोगों के द्वारा या देश के नागरिकों द्वारा बनाए गए उत्पादों को ही शामिल किया जाएगा। तो इसे फॉर्मूले में डिफाइन करने से पहले कुछ बेसिक चीजें और समझ लेते हैं। यानी कि एक देश में एक वित्तीय वर्ष में उसके नागरिकों द्वारा जितनी भी फाइनल गुड एंड सर्विसेज बनाई गई हैं हम केवल उनके ही मौद्रिक मूल्य को जोड़ते हुए जीएनपी प्राप्त करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे नागरिक कौन है। हमने इसे भी फंडामेंटल टॉपिक में क्लियर किया था कि रेसिडेंट और सिटीजन में अंतर होता है। यहाँ पर सिटीजन की भूमिका में एक्स और x1 आएंगे। क्यों? क्योंकि x वो लोग हैं जो भारत में जन्म लिया है और x1 वो लोग हैं जिन्होंने भारत में जन्म लिया है और भारत की नागरिकता उन्हें प्राप्त है, लेकिन किसी उद्देश्य विशेष की पूर्ति के लिए वो दूसरे देशों में रह रहे हैं। तो यहाँ पर लेकिन कहलाएंगे वो हमारे देश के ही नागरिक। तो जीएनपी में हमेशा हमारे नागरिकों द्वारा उत्पादित फाइनल गुड एंड सर्विसेज को की मनी वैल्यू को ऐड किया जाता है। अब हम फॉर्मूले के रूप में देख लेते हैं। एक कंट्री एक फाइनेंशियल ईयर में x प्लस एक्स1 कौन है? जो हमारे नागरिक हैं। इनके द्वारा जितनी भी फाइनल गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस की गई है उन सबकी मनी वैल्यू को टोटल कर लेंगे और ये हमारी क्या बन जाएगी? जीएनपी। तो यहाँ साफ देख रहे हैं कि जीएनपी का फोकस यहाँ पर अपने नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं से था, जबकि जीडीपी में स्थान को महत्व दिया गया था कि मेरे स्थान में जितनी भी डोमेस्टिक बाउंड्री में जितनी भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हो रहा हम उसे जोड़ लेंगे। वहाँ पर व्यक्ति को स्थान नहीं दिया गया था, जबकि यहाँ पर व्यक्ति को महत्व दिया गया है और स्थान को महत्व नहीं दिया गया। विश्व के किसी भी कोने में एनआरआईज रह रहा है, उनके द्वारा उत्पादित की गई वस्तुओं और सेवाओं को हम अपने जीएनपी में जोड़ते हैं। तो जीडीपी और जीएनपी में बेसिक डिफरेंस यही हुआ कि जीडीपी में जीडीपी में स्थान महत्वपूर्ण होता है, जबकि जीएनपी में व्यक्ति महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए यहाँ पर नेशनैलिटी की बात की गई है और जीडीपी में डोमेस्टिक एरिया यानी स्थान की बात की गई है। अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा है एनएनपी,
फुल फॉर्म है नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो फिर से यहाँ पर आप ध्यान से अगर देखें तो जीएनपी में से ही एनएनपी प्राप्त होगी, और जब भी हमें सकल में से शुद्ध प्राप्त करना होता है तो हम उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं। तो इसका भी फॉर्मूला किस तरीके से बनेगा, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू एनएनपी। तो एक तरीके से अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो एनएनपी है यही हमारी राष्ट्रीय आय की परफेक्ट डेफिनेशन कहलाएगी। ऐसे कहने के दो प्रमुख कारण हैं। पहला ये कि एनएनपी में सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों द्वारा उत्पादित फाइनल गुड एंड सर्विसेज को शामिल किया गया है, और इसमें जितनी भी डेप्रिसिएशन थी उन सबको माइनस कर दिया गया है, यानी ये जो इनकम आई है वो पूर्णतः शुद्ध भी है। तो इन दोनों कारणों की वजह से हम एनएनपी को परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम कह सकते हैं। तो इस तरीके से हमने वो चारों अवधारणाएं पढ़ ली। हमने जीडीपी देखा जिसमें स्थान महत्वपूर्ण है, हमने एनडीपी देखा, फिर उसके बाद में हमने जीएनपी देखा, और उसके लास्ट में हमने एनएनपी देखा। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो हमने अपना पूरे टॉपिक यहाँ पर ख़त्म कर लिए हैं। एक जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अगर पूछा जाए इनकम क्या होती है तो हम सामान्य भाषा में कहेंगे वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के बदले में जो मौद्रिक मूल्य प्राप्त होता है उसे हम आय कहते हैं। राष्ट्र की आय क्या होगी तो हम वही एनएनपी वाला फॉर्मूला बताएंगे कि एक देश एक वित्तीय वर्ष में अपने नागरिकों द्वारा जितनी भी फाइनल गुड एंड सर्विस को प्रोड्यूस करता है उसकी मनी वैल्यू का टोटल कर लें और उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें, तो जो शुद्ध बचेगा वही हमारा क्या होगा, एनएनपी यानी राष्ट्रीय आय कहलाएगा। और इसी तरीके से जब हम जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी में अंतर की बात करें तो जीडीपी क्योंकि वहाँ पर डी का मतलब डोमेस्टिक है यानी स्थान को महत्ता दी गई है, एनडीपी का मतलब है जीडीपी में से डेप्रिसिएशन घटाकर जो धनराशि प्राप्त हो शुद्ध हो उसी को हम एनडीपी कहेंगे। जीएनपी में सिर्फ और सिर्फ हमारे नागरिकों द्वारा उत्पादित की गई वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया जाता है, और जीएनपी में से एनएनपी प्राप्त करने के लिए हम पुनः जीएनपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। इस प्रकार से हमने यहाँ पर चारों अवधारणाओं को देख लिया। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।